चीन ने फिर चली चाल, सीमा पर बवाल। J-20 की तैनाती, बड़ा सुरक्षा का सवाल। दोस्ती का चेहरा या साजिश का बुना जाल। अब भारत की तैयारी करेगी हर वार बेहाल। चीन की भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। चीन ने भारत की सीमा के पास अपने सबसे आधुनिक J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। हालिया सैटेलाइट तस्वीरों ने नई बहस छेड़ दी है। तस्वीरों में भारत से लगी सीमा के पास चीन के 2 एयरबेस पर कुल 11 J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट दिखाई दिए। यह तैनाती ऐसे समय में सामने आई है जब भारत और चीन की बीच की सीमा पर तनाव कम करने के लिए, संवाद बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह सामान्य सैन्य तैनाती है या फिर इसका कोई बड़ा रणनीतिक संदेश है। दूसरी ओर भारत के पास राफेल जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान हैं, जबकि स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का AMCA अभी विकास के चरण में है। क्या सीमा पर J-20 की तैनाती सिर्फ चीन की नियमित सैन्य गतिविधि है या फिर भारत के लिए नई सुरक्षा चुनौती का संकेत है? आपको याद होगा, हाल ही में भारत सीमा बॉर्डर पर अमेरिका और बांग्लादेश के सैनिक सैन्य अभ्यास पर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलकर कोई साजिश रच रहे हैं? विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात को लेकर भी करेंगे कि आखिर भारत के सामने नई सुरक्षा चुनौती क्या आ रही है, क्योंकि चीन के J-20 की भारतीय सीमा के पास एंट्री हो गई है। भारत से लगी सीमा के पास चीन के J-20 स्टेल्थ फाइटर तैनात हैं। लद्दाख और तवांग के करीब चीन फ्रंटलाइन एयरबेस पर हलचल बढ़ गई है। जून जुलाई की सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की तैनाती का खुलासा हुआ है। चीन के 2 एयरबेस पर कुल 11 J-20 फाइटर जेट नजर आए हैं और हॉटन एयरबेस पर 7 और डेमसुक एयरपोर्ट पर 4 J-20 तैनात हुए। सीमा के पास J-20 की मौजूदगी से भारत की जो सतर्कता है वो बढ़ा दी गई है। भारत के लिए नई सुरक्षा चुनौती बन सकती है चीन की ये तैनाती, क्योंकि आप ड्रैगन पे कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। तमाम सारी बातों के बीच अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये चीन का J-20 विमान भारत के लिए कितना खतरनाक है। J-20 चीन का 5th जनरेशन का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। यह सिंगल सीट, डबल इंजन और मल्टी रोल फाइटर जेट है। स्टेल्थ तकनीक के कारण इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है। ये लंबी दूरी तक तेज रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसमें आधुनिक तकनीकी और स्मार्ट सिस्टम लगाए गए हैं। AE ऐसे रडार से ये दूर बैठे टारगेट को पहचानने में भी मदद मिलती है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। करीब 2100 यानी कि 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। एडवांस है। पायलट को आसपास की बेहद जानकारी मिलती है। हवा से हवा में और हवा से जमीन पर और जमीन से हवा में यह मार करने में सक्षम है। J-20 को चीन की एयर पावर का सबसे सटीक और अहम हथियार माना जाता है। चुनौतीपूर्ण भारत के करीब चीन J-20 आखिर इसकी कहां तैनाती की गई है, इसे गौर से समझ लीजिए। इसे गौर से समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हॉटन एयरबेस जो कि लेह से करीब 389 किलोमीटर, मात्र 389 किलोमीटर उत्तर पूर्व में मौजूद है। दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड है, उस एयरफील्ड से सिर्फ 245 किलोमीटर उत्तर पूर्व पर हॉटन एयरबेस पर है। तिब्बत के डोमसुंग एयरबेस पर 4
J-20 फाइटर तैनात कर दिए गए। डेमसुग एयरबेस अरुणाचल प्रदेश के तवांग से करीब 344 किलोमीटर दूर है। लद्दाख और तवांग के करीब चीन की एयर एक्टिविटी बढ़ गई है। भारत के लिए सीमा पर एक नई सुरक्षा चुनौती है J-20 की तैनाती। चीन अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता रहा है। विवादित सीमा को देखते हुए चीन यहां पर सैन्य गतिविधि लगातार बढ़ा रहा है और इसके पहले जितने भी घटनाक्रम हुए, जितने भी तनाव हुए हैं सीमा पर, वो चीन की सारी हरकतों के कारण हुए। अब एक नजर इस पर भी डाल देते हैं कि भारत की सीमा के नजदीक कितने चीनी फाइटर एयरबेस हैं और वो कहां पर मौजूद हैं। हॉटन एयरबेस शिनजियांग भारत के लद्दाख सेक्टर के सामने मौजूद है। दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र के करीब है। यहां से चीन पश्चिमी सीमा पर एयर ऑपरेशन कर सकता है। डेमसुक एयरबेस ये तिब्बत में, ये लहासा क्षेत्र के पास मौजूद हैं, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के करीब हैं और शिगात से एयरबेस तिब्बत लहासा में पश्चिम के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस सिक्किम और पूर्वी सीमा के करीब चीन का अहम एयरबेस एयर ऑपरेशन बेस है। यहां से चीन पूर्वोत्तर भारत के सेक्टर पर, पूरे पूर्वोत्तर भारत के सेक्टर पर नजर रखता है। नगारी गुनासा एयरबेस तिब्बत, ये पश्चिमी तिब्बत में मौजूद है और लद्दाख अक्षाई चीन क्षेत्र के बेहद करीब है। ऊंचाई वाले इलाके में चीन का रणनीतिक एयरबेस है। लहासा गोंगार एयरबेस तिब्बत की राजधानी लहासा के पास है। चीन की पश्चिमी थिएटर कमांड के लिए महत्वपूर्ण एयर सुविधा इसकी मौजूद है। ये तमाम सारी चीजें, इसलिए चीन की ये तैनाती भारत के लिए चिंता बढ़ा रही है। J-20 के सामने भारत की तैयारी क्या है वो भी जान लीजिए। आखिर स्टिल्थ जेट का भारत कैसे जवाब देगा वो भी समझ लीजिए। J-20 स्टिल्थ तकनीक से लैस, रडार को पकड़ना मुश्किल है। चीन के पास 5वीं पीढ़ी का यह फाइटर जेट है। भारत के पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट अभी कोई नहीं है। भारत के पास फिलहाल 36 राफेल फाइटर जेट मौजूद है। राफेल अंबाला और हाशिमारा एयरबेस पर तैनात हैं। राफेल 4.5 यानी कि 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। स्टेल्थ विमान नहीं है। भारत का स्वदेशी AMCA अभी शुरुआती चरण में है। AMCA को वायुसेना में शामिल होने के कई साल लग सकते हैं, अभी उसमें समय है। भारत का सुखोई 30 MKI मिराज 2000 और MKI 29 पर निर्भर है। चीन के J-20 के मुकाबले एयर पावर बढ़ाना भारत के सामने चुनौती है। अब तमाम सारी बातों के बीच ये भी समझने की जरूरत है कि चीन पाक बांग्लादेश में जो हलचल मची हुई है, क्या भारत को घेरने की तैयारी में सारे दुश्मन एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे हैं? क्योंकि लगातार इनकी नजदीकियां और चुनौतियां बढ़ रही हैं। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती भारत के लिए नई चुनौती है। CPEC से पाकिस्तान में चीन की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। ग्वादर पोर्ट से हिंद महासागर में चीन अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान के साथ चीन का सैन्य सहयोग लगातार गहराता जा रहा है। उत्तर में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान की चुनौती भारत के सामने मौजूद है। चिकन नेक भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाला अहम गलियारा है। यह इलाका भारत के लिए बेहद संवेदनशील है, रणनीतिक क्षेत्र माना जाता है, लेकिन चीन सीमा के करीब सड़क, एयरबेस और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है। तिब्बत में चीन ने अपनी सैन्य सुविधा और एयरबेस नेटवर्क का विस्तार किया है। डोकलाम क्षेत्र भारत के चीन के बीच रणनीतिक चिंता का सबसे बड़ा केंद्र है। चट्टगांव में अमेरिका और बांग्लादेशी सेना का संयुक्त अभ्यास चल रहा है। यह इलाका भारत के मिजोरम बॉर्डर के काफी करीब है। चट्टगांव हिल एरिया भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के पास है। चट्टगांव पहले भी अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को लेकर चर्चाओं में रहा है और यही वजह है कि यह सैन्य अभ्यास भारत के लिए सबसे अहम माना जा रहा है। लेकिन चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती, भारत की सीमाओं के इर्द गिर्द बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहीं चीन लगातार J-20 विमानों को बढ़ा रहा है। आखिर J-20 का इतना प्रोडक्शन चीन क्यों कर रहा है? 2019 में चीन के पास करीब 50 J-20 थे। 2022 में इनकी संख्या बढ़कर 200 हो गई है। 2026 के मध्य तक 300 से 500 J-20 का अनुमान है और 2030 तक चीन 1000 J-20 बनाने का
अपना लक्ष्य तय कर चुका है। चीन तेजी से स्टेल्थ एयर पावर बढ़ा रहा है। J20 PLA यानी कि PLA एयरफोर्स और चीनी आर्मी के लिए सबसे बड़ी ताकत है। भारत के लिए हवाई सुरक्षा चुनौती बढ़ सकती है। एशिया में एयर पावर का संतुलन बदल सकता है और चीन अपनी क्षमता बढ़ा रहा है, लेकिन भारत इस पर काम तो कर रहा है, लेकिन धीमी अभी गति है। इसी मुद्दे को लेकर हमने एक सर्वे किया है, कुछ सवाल उसमें रखे, लोगों की राय जानने की कोशिश की। लोगों ने इस पर अपनी राय दी है। जो सवाल हमने रखे वो पहला सवाल कि क्या चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं? पहला सवाल क्या था? पहला सवाल क्या था मैं आपको बता देता हूं। पहला सवाल है कि क्या भारत की सीमा के पास चीन का J20 फाइटर जेट तैनात करना बड़ा सुरक्षा को लेकर खतरा है? 27% लोगों ने कहा हां ये बहुत गंभीर खतरा है। 50% लोगों ने कहा निगरानी बढ़ाने की बेहद जरूरत है और 23% लोग भारत तैयार है पर चिंता की बात नहीं है, इस बात का जिक्र कर रहे थे। सर्वे का दूसरा सवाल, क्या चीन बातचीत के साथ साथ सैन्य दबाव बनाने की रणनीति भी अपना रहा है? 45% लोग कह रहे हैं कि हां भाई ये तो हमेशा से उसकी नीति रही है। 45% लोगों ने इस बात का जिक्र किया। 36% कह रहे थे कि दोनों देशों की रणनीति का ये हिस्सा होता है। 10% लोग कह रहे थे ये सामान्य सैन्य तैनाती है और 9% कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या भारत को चीन के जवाब में सीमा पर अपनी एयर पावर और सैन्य तैनाती को बढ़ाना चाहिए? 50% लोगों ने कहा ड्रैगन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, तुरंत ये तैनाती बढ़ानी चाहिए। 18% लोगों ने कहा बातचीत को प्राथमिकता देना चाहिए। 31% लोग कह रहे थे जरूरत के हिसाब से बात करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का चौथा सवाल कि क्या आपको लगता है कि भारत चीन सीमा पर आने वाले समय में तनाव बढ़ सकता है? 51% लोगों ने कहा जो हालात दिख रहे हैं उसके हिसाब से तनाव बढ़ने की आशंका बनी हुई है। 19% लोगों ने कहा रिश्तों में तनाव नहीं बढ़ेगा। 26% लोगों ने कहा बातचीत से समाधान निकल जाएगा जैसे पहले निकला था। 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे। सर्वे का एक और सवाल, क्या चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत पर रणनीतिक दबाव बना रहे हैं? 45% लोगों ने कहा हां सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं ऐसा लगता है। 29% लोगों ने कहा फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा। 23% लोगों ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं कह सकते। 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। समझने की कोशिश करेंगे, भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। ड्रैगन पर भरोसा कर नहीं सकते, लेकिन तमाम जानकारों के साथ इस पर चर्चा करेंगे। मेजर जनरल राजन कोचर रक्षा विशेषज्ञ हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। गौरी शंकर गुप्ता साहब पूर्व राजनयिक मेरे साथ मौजूद हों। अरविंद सिंह तेजावत विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं राजन कोचर साहब के पास चलूंगा। राजन जी, J20 की तैनाती चीन की, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूं। अभी बांग्लादेश में अमेरिकी सैनिकों के साथ बांग्लादेश के सैनिकों का युद्धाभ्यास, चीन भारत की सीमा के पास अपनी 5वीं पीढ़ी के जनरेशन विमान तय कर रहा है, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू फाइटर जेट तय कर रहा है। पाकिस्तान के से जो स्वर निकल कर आ रहे हैं वो तो पीढ़ियों से ही आ रहे हैं। ये क्या है, क्या भारत के इर्द गिर्द ये क्यों हो रहा है? क्या आपको लग रहा है कुछ अजीब सा या ये सब कुछ सामान्य? जय हिंद। और ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, बिकॉज मुझे तो समान नहीं लगता है जी। और इसको मैं तो बहुत क्लोजली इस चीज़ को फॉलो करता हूँ और मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स नहीं देने इस प्रोग्राम में आया हूँ। मैं प्योरली एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको असेसमेंट देना चाहता हूँ। अब आप देखिए कि पिछले एक 20 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए PLA का। 2006 और 2008 के बीच में अरुणाचल प्रदेश में इस कोशिश करी अंदर घुसने की। 2008 में फिंगल एरिया आपका पेगोंगसू में, 2009 में डेमचौक होता है, 2011 में चूमर होता है, 2013 में डेप्सांग प्लेन में आते हैं ये लोग, 2014 में फिर से चूमर होता है और स्पेशली
ये इसकी टाइमिंग देखिए, उस टाइम पे ये जो इनके प्रेसिडेंट हैं जी, वो इसको इंडिया के विजिट कर रहे होते और उसी टाइम पे चूमर भी हो जाता है। फिर हमने 2015 में डेप्सांग देखा, 16 में डेमचौक देखते हैं, 17 में हम डोकलाम देखते हैं। मैं उस टाइम पे वही था। मैं अपना जो सेंट्रल कमांड में हम जो इसको पिथौरागढ़ एरिया में हमने चाइनीज पेट्रोल्स को हमने पहली बार देखा, फर्स्ट टाइम इसको इंडिपेंडेंस के बाद। 2018 में हम इसको ईस्टर्न लद्दाख में चलते हैं और फिर आप जानते हो 2020 में क्या हुआ। तो गलवान और फिर उसके बाद कैलाश रेंज के ऊपर हमने अटैक किया। तो ये मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एक कॉम्प्लेसेंसी देश में नहीं होनी चाहिए कि सोच में कॉम्प्लेसेंसी, फौज में कॉम्प्लेसेंसी नहीं है। इसको फौज वहां पे तैनात है और वो जानती है कि इस पीएलए का डिजाइन क्या है और वो भी जानती है कि किस टाइप की चुनौती उनको फेस करनी पड़ेगी। बट लोगों में ये एहसास नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो सर्वे भी आपने एक बहुत अच्छी तरीके से किया है, जो आपके 51% लोग जो उस सर्वे में उसको मानते हैं कि पीएलए के साथ सामान्य नहीं है स्थिति, और वो बिल्कुल भी नहीं है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। जी। ये जो 2011 का व्हाइट पेपर था जो जी जिनपिंग लेके आए थे, उसमें उसने अपनी वॉरफेयर स्ट्रैटेजी अपने सामने रखी थी, 3 वॉरफेयर स्ट्रैटेजी। और उसमें था एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और एक था आपका जो सोशल मीडिया टाइप, इस टाइप का इसको डराने वाला और ऐसी ऐसी रील्स बना के, और इसको बॉर्डर एरिया में भी हम देखते हैं लीफलेट्स वगैरह बांटते हैं ये लोग। और तीसरा है आपका लीगल वॉरफेयर। और लीगल वॉरफेयर के ऊपर मैं आपकी तवज्जो इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि 2020 के बाद चाइना ने नए बॉर्डर लॉज बनाए, और वो जो 3 बॉर्डर लॉज इन लोगों ने बनाए, वो इस तरीके से बनाए कि जो भी एरिया में ये लोग घुस के बैठ गए हैं अभी, वो डिस्प्यूटेड एरिया था, उसको वहां पे आने का इनका कोई मतलब नहीं था। हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स भी 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स इसमें अफेक्ट हो रहे थे। जी। अब इन लोगों ने क्या किया है कि वो जो इसको एरियाज में जो बैठे, और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, सैटेलाइट इसको इमेजेस अवेलेबल हैं, जी। यहाँ पे इन लोगों ने अपने लोग बसा दिए, हैबिटेट कर दिए, और फिर उसके बाद एक बॉर्डर लॉ निकालते हैं। उसको बोलते हैं कि अगर कोई भी हमला हमारे हैबिटेट के ऊपर होता है या जहां पे हमारे लोग रह रहे हैं, हम उसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। तो एक चीज साफ है, मैं आपको इसको बताना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में आप जो भी बातचीत करेंगे इनके साथ, बिकॉज ऑलरेडी इतने 25 या 26 आपकी कोर कमांडर्स लेवल की बातचीत हो चुकी है। ये जो लोगों को इन लोगों ने यहां पे बसाया, ये लोग वापस नहीं जाने वाले। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि दिस एरिया एज गुड एज लॉस्ट, और इसीलिए हम अपनी फौज को ऐसी ताकत दे रहे हैं वहां पे। और खास तौर पे लॉजिस्टिक्स के मामले में आपने देखा अटल टनल भी आ गया है, और जिस तरीके से विंटर स्टॉकिंग 6 महीने एडवांस विंटर स्टॉकिंग इस एरियाज में होती थी, अब वो हम एक दिन अपना इसको देखेंगे कि 24/7 हम इस एरिया को स्टॉक कर पाएंगे, बिकॉज लड़ाई में लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास एम्युनिशन होना चाहिए लड़ने के लिए, जी। और अगर आपके पास एम्युनिशन ही नहीं लड़ने के लिए, तो आप उसको दुश्मन से कैसे लड़ेंगे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आपका ये जो सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स ये हम इतने छोटे टाइम में इसको सब कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, बट डेफिनेटली मैं इसको कंक्लूड करता हूं अपने इस आर्गुमेंट को कि चीन को हल्के में नहीं लेना है, और जो भी हमारा ट्रेड उसके साथ चल रहा है वो ठीक है, म्यूचुअल ट्रेड है, उसमें भारत को भी फायदा है, चीन को भी फायदा है। सो इट्स ओके, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम। बट हमको अपनी इसको नजर हमेशा रखनी है, बिकॉज आपने बिल्कुल राइटली बोला, बांग्लादेश में वो क्या कर रहा है, नेपाल में वो क्या कर रहा है, इसको भूटान में वो क्या कर रहा है, इसको बार्टर सिस्टम करके इसको डोकलाम के एरिया वो ले रहा है, वहां से उस भूटान से ले रहा है, और वो फिर आने वाले वक्त में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर भी थ्रेट आएगा। आप जानते हैं चुंबी वैली
ये का जो एरिया है उस में ये इसको 1962 में भी युद्ध हुआ था यहाँ पे। तो ये मैं इसको मान के चलता हूँ कि चीन को हल्के में नहीं लेना है, और हमारी फौज तो लेती नहीं उनको हल्के में, और हम इस तैयार है अगर कोई भी मिस एडवेंचर हो। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में उन लोगों ने हरकत करी थी और हमने उनको वापस भेज दिया। तो ये सारी चीजें बॉर्डर पे होती रहेंगी। ये बॉर्डर पे होती रहती है। गौरी शंकर जी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत चिंता की बात है गौरी शंकर जी, अभी 7 बजे मैंने एक शो किया, उसमें देखा कि पार्लियामेंट में FCRA बिल आ रहा है और उसके जो तमाम आंकड़े बता रहे थे कि अमेरिका और चाइना दोनों से सबसे ज़्यादा फंडिंग भारत की NGOs को होती हैं। हालांकि ये दशकों पुरानी बात है, कई सालों से लगातार बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो किसी देश की तरक्की में अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। उन प्रोजेक्ट पर किस तरीके से विरोध किया जाता है, एक मानसिकता बनाने की कोशिश की जाती है, उसमें एक विदेशी फंड भी है। लेकिन जिस तरीके से भारत की सीमाओं पर घट रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, विश्व पटल पर अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है, वैसे वैसे भारत को घेरने की कोशिश भी की जा रही है। वो अमेरिका जिससे भारत दोस्ती की उम्मीद रखता था, उसके साथ खड़े होने की बात करता, वहां से भी भारत के खिलाफ बयान भी आ रहे हैं, संकेत भी आ रहे हैं। वो अमेरिका जो पाकिस्तान को हमेशा आतंकवादी देश मानता था, वो वहां के जो सत्ता के प्रमुख हैं, सरकार के प्रमुख हैं और वहां की सेना के प्रमुख हैं मुनीर, उनको वो रेड कारपेट डालकर स्वागत करता और कहता है कि आपके पास एक महान सेना अध्यक्ष है और आप महान प्रधानमंत्री हैं। लगातार भारत को थ्रेट करने की कोशिश की जा रही है, जिसका जिक्र जनरल राजन कोचर कर रहे थे कि भूटान में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर क्या आप भी ये मानते हैं कि कुछ तो है जो तैयार हो रहा है? नमस्कार मनोज जी। जी, मैं बिल्कुल आपसे पूरी तरह से सहमत हूं कि चीन को जो है किसी भी रूप में हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो कोचर साहब ने बताया, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं। जी। अगर आप भारत और चीन के संबंधों की हिस्ट्री देखें तो 54 में नेहरू जी वहां गए और पंचशील के सिद्धांत बने, और 59 में उन्होंने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, जबकि तिब्बत हमेशा से इंडिपेंडेंट देश रहा था। ये हमने भी उसको उनका एक इंटरनल पार्ट मान लिया या ऑटोनोमस रीजन मान लिया। ये बहुत बड़ी गलती हुई हमारे से भी उस समय। तो उसके बाद से 62 में उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया और नेहरू जी भी सदमे में पड़े, और शायद कहते हैं कि उसी कारण से उनका देहांत हो गया। तो चीन का जो है धोखे की नीति हमेशा से रही है, इसलिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बहुत अच्छा है कि पिछले कुछ वर्षों में हमने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रोंग किया है उसमें, और वो स्ट्रोंग करने की नीति अभी चल रही है, और वहाँ पे जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट है वो अच्छा किया हुआ है, क्योंकि चीन विस्तारवाद की नीति में विश्वास करता है। वो चाहता है कि वो एशिया की नहीं बल्कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति बने, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स की उसकी नीति पूरी तरह से सबको पता है कि वो भारत के अगेंस्ट में, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो चाइना को जो है एक चैलेंज दे सकता है। तो वो कोशिश करता है कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब के ऊपर उसका किसी न किसी तरह का आधिपत्य बने या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस बने। और जैसे अभी आपने बताया कि उसकी फंडिंग भी NGOs को इंडिया में चल रही है, जिससे कि वो भारत को अंदर से भी कमजोर करता रहे। तो ये सब चीजें हमें जाननी चाहिए। मेरे को विश्वास है कि सरकार को इसका पूरा पता है और वो पूरे स्टेप्स इसके अगेंस्ट में लेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अभी जो पाकिस्तान के साथ इनके और गहरे संबंध हुए हैं, उसकी जो हमें बहुत क्लोजली उसको वॉच करना पड़ेगा। CPEC में भी नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, और वहाँ पर जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें नई नई योजनाएं उनकी बन रही हैं। अक्साई चिन पे उनका ऑलरेडी कब्जा है, और इसमें जो इनका इंडियन ओशन में या अरब सागर में जो डायरेक्ट एक्सेस होगा, उससे भारत को और बहुत बड़े नुकसान होने की चांसेस हैं। तो इसके लिए हमें हमें भी अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बना के रखने पड़ेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसी शक्ति है
जो चाइना को बहुत ज्यादा राइट्स नहीं देना चाहती और वो कंट्रोल में रखना चाहेगी। तो हमें कुछ हद तक अमेरिका के साथ और ऑफ कोर्स रशिया के साथ पूरी तरह से बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि गौरीशंकर जी, यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय छोटा जो सा सवाल राजनीति मैं है वो आपसे बदल करना रही है। चाहता हूँ। आपने कहा कि अमेरिका से संबंध बना के रखना चाहिए। अमेरिका की एक नीति है कि वो क्या है, लड़ाने में बढ़ाने में तो विश्वास रखता है, उसके बाद फिर वो दूर की तरह तमाशा दिखता। हमने यूक्रेन को देखा है, हमने सऊदी को देखा, हमने कतर को देखा, हमने ओमान को देखा। वो अमेरिका के भरोसे ईरान से भिड़ गए और रोज पिट रहे हैं, रोज हमले झेल रहे हैं, और अमेरिका केवल ज्ञान पेल रहा है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनोज जी, लेकिन हमें भिड़ना नहीं है। हमें तो एक जो क्या कहते हैं उसको, काउंटर पावर को इकट्ठा करना है, जी जो सिर्फ एक शो पावर होगा। अगर हिंद महासागर में या साउथ चाइना सी में अगर अमेरिका हमारे साथ रहेगा तो चाइना के ऊपर एक इनडायरेक्ट कर्व रहेगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि बांग्लादेश में अगर अमेरिका आएगा या कुछ हद तक अपनी प्रेजेंस रखेगा, वो मैं समझता हूँ कि चाइना के जो आधिपत्य है उसको कम करेगा, और वही चीज म्यांमार में होगी। तो हमें इनका कंट्रोल पूरा देना नहीं है, लेकिन इनकी जो पावर, जो शो पावर है, उसका यूज करके और चाइना को आधिपत्य बनाने से बचाना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी कदम है हमारे लिए। तो एक ये बैलेंसिंग रोल अमेरिका के साथ और रशिया के साथ हमें रखना पड़ेगा, और उसी से हम चाइना को जो है किसी न किसी रूप में कंट्रोल में रखेंगे। लेकिन हमने एक बहुत बड़ी गलती तिब्बत को, क्योंकि हमारी अगर आप हिस्ट्री देखें, जी हमारा चाइना के साथ कोई बॉर्डर नहीं था किसी भी जमाने में। आप हिस्ट्री में चले जाइए हजारों साल पहले। जी ये बॉर्डर बना है 1959 के बाद, जब हमने तिब्बत को चाइना का एक ऑटोनोमस रीजन मान लिया। मैं तो मंगोलिया में रहा हूँ और वहां पे मैंने नोटिस किया है कि जी मंगोलिया और भारत के संबंध तिब्बत के थ्रू बहुत गहरे संबंध थे। दलाई लामा की जो पोजीशन है वो तिब्बत के थ्रू और मंगोलिया के थ्रू सपोर्टेड थी। हमारा सारा सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। तो ये जो गलती हमने की 59 में, वो गलती हम अब दोबारा रिपीट नहीं करें, और उससे किसी तरह से एक्सट्रिकेट करके अगर निकल सकें तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो उसको जो है अपने को किसी न किसी तरह से चाइना को कंट्रोल करने के लिए, मैं मानता हूं कि वर्ल्ड पावर्स, पर्टिकुलरली जो क्वाड ग्रुप है, उसको एक्टिवेट रखना पड़ेगा, उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और साइमल्टेनियसली हमें रशिया के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने पड़ेंगे। ये मेरा मानना है। जी अदरवाइज तो चाइना जो है टाइम टू टाइम हमारे ऊपर कोई ना कोई अटेम्प्ट करता रहेगा, चाहे वो डोकलाम में हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में हो, चाहे वो स्टेपल्ड वीजा के रूप में हो, चाहे वो नाम चेंज करने के रूप में हो, चाहे वो सेटलमेंट्स के रूप में हो। ये चलता रहेगा और हमें इसका सामना बड़ी दृढ़ता के साथ करना पड़ेगा, मिलिट्रीली भी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और डिप्लोमेटिक, तीनों फील्ड्स पे। बिल्कुल ठीक कहा आपने अरविंद जी। टूल्स के तौर पर यहां पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, और पाकिस्तान एक तरह से कहें कि जमीन तैयार कर रहा है, चाइना उसके पीछे है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से जो उसकी मिसाइल थी PL-15, वो वहां पर चाइना ने दी, और उसने उस तरीके से उसका सपोर्ट भी किया, इस्तेमाल भी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान का तो एक ख्वाब है कि साहब मुझे 71 का बदला लेना है। शेख हसीना को हमने अपने यहाँ शरण दी हुई है। अब बांग्लादेश चिढ़ा हुआ है, वहाँ की आवाम चिड़ी हुई है, नेपाल का जेनजी आंदोलन हुआ, वो तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सब के बीच जो भारत की कूटनीतिक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस कूटनीति के मद्देनज़र आपको क्या दिखाई देता है कि भारत अपनी विदेश नीति, कूटनीति के स्तर पर जैसा चल रहा है वैसा ठीक चल रहा है, या फिर पड़ोसी देश, क्योंकि इतने ज़्यादा पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध भारत के रहे हैं, और आज उन्हीं पड़ोसी देशों से जो कि चारों तरफ से हैं आपके संबंध उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि वहां से लगातार इस तरह की आवाज निकल कर आ रही है। तो ये भविष्य में कितना दुख दे सकता है, कष्ट दे सकता है, परेशानी दे सकता है। मनोज साहब, पहली बात तो ये कि इस तरीके के डिप्लोमेटिक चैलेंज पहले भी आए हैं और भारत बहुत ही बेहतर तरीके से उनसे निकला है। एक चीज हमें समझ लेनी चाहिए कि अगर डिप्लोमेसी की हम जो पुरानी परिभाषा को एक तरफ रख लें, तो उसका मतलब केवल नेशन इंटरेस्ट को या नेशन को प्रोटेक्ट करना ही नहीं होता है। जो हमारे पड़ोसी या हमसाया मुल्क हैं,
उनके डर और उनके भ्रम को समझना भी होता है। चीन के संदर्भ में मुझे लगता है कि हम यही गलती कर रहे हैं। पहली बात कि जिस यूनाइटेड स्टेट पे हम इतना भरोसा कर रहे हैं, उसका इंटरेस्ट भारत से ज्यादा चीन सेटिस्फाई कर रहा है। ये कोल्ड वॉर वाली दुनिया नहीं है कि दुनिया दो खेमों में बटी हुई है। अगर बहुत हद तक देखें तो चाइनीज और यूएस इंटरेस्ट, क्योंकि दोनों ही इंपीरियल कंट्री है और इंपीरियलिज्म से वो गाइडेड होते हैं, नियो कॉलोनियलिज्म वहाँ पे बहुत हावी है। ऐसे में अगर ये दोनों ही देश किसी एक खेमे में बैठ जाए तो अचंभा नहीं करना चाहिए। और आपका डर एकदम ठीक है कि अगर चीन और भारत की लड़ाई हो जाए तो यूएस हमें धोखा देकर चीन के पाले में जाने में एक वक्त भी नहीं लगाएगा। और भारत के पास अभी देने के लिए क्या है, केवल जो टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो उसका 2% का जो कंट्रीब्यूशन है यूएस में, चीन के मुकाबले में वह काफी कम है। तो चीन से दुश्मनी लेकर भारत के पक्ष में यूनाइटेड स्टेट आएगा, मुझे तो इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं लगती है। पर डरने की इसलिए जरूरत नहीं है कि ये 1962 का भारत नहीं है और चीन इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा कि भारत से किसी बड़ी लड़ाई में फंसे या कि खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे वो बुरी नजर डाले। इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं लगती और इसका संकेत ये मिलता है कि जो खासकर डोकलाम के बाद में जो पेट्रोलिंग वगैरह है वो वापस पुरानी हालातों में लौटने लगी है, सेनाएं पीछे गई है। तो इससे ये लगता है कि चीन बहुत ज्यादा लड़ना नहीं चाहेगा, पर वह बीच बीच में हमें संकेत जरूर दे रहा है कि अगर भारत अपना पक्ष निर्धारित करता है तो चीन इसके लिए तैयार है। देखिए, मुझे नटवर सिंह जी साहब के जमाने की एक बात काफी ठीक लगती है कि उन्होंने उस समय चीन से जो डायलॉग स्थापित किया, उसके बाद में आप देखेंगे कि जो खासकर इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो काफी लंबे समय तक, लगभग 2 डिकेड तक शांत रहा। ऐसी बिल्कुल भी घटनाएं नहीं हुई जिसका जिक्र मेजर जनरल साहब कर रहे थे। तो यह चीज हमें समझनी होगी। आज की हालत में क्या हो रहा है, चीन और भारत बिल्कुल डिप्लोमेटिक वो फ्रीज वाली स्थिति में है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है भारत की तरफ से, न चीन जाने का न आने का। तो ऐसे में इस भय का और ये जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इसका कोई भी फायदा उठा सकता है, हमें ये समझना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि चीन की ताकत एक हकीकत है जिसको नकारा नहीं जा सकता है। भारत चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। कभी वह श्रीलंका में बैठे बैठे हमारे जो साउथ के परमाणु ठिकाने हैं उनकी फोटोग्राफी करता है, कभी बांग्लादेश में एक नया ही तीस्ता प्रोजेक्ट शुरू करता है, पाकिस्तान को मदद करता है। इन सब चीजों को समझने के बावजूद हमें जो इतिहास है उससे बाहर निकलना होगा और जो नई दुनिया की जो रियलिटी है उसको समझना होगा। चीन अगर दक्षिण एशिया में घेर रहा है तो आपने चीन को काउंटर करने के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन तमाम देशों के साथ कितने संबंध पुख्ता किए हैं, या कि जिन देशों को उनसे डर लगता है, आपकी जो खासकर डिप्लोमेटिक एक्टिवनेस है वो क्या है। भारत को जैसे तंग कर रहा है जापान को भी कर रहा है। वहां चीनी मिसाइलें कई बार जापान के हवाई क्षेत्रों का उल्लंघन कर चुकी है। वो तो अलग बात है कि जापान की सीमाएं नहीं मिलती है, नहीं तो वो भी, पर भारत ने कितनी एक्टिवनेस दिखाई है इन सब चीजों को या इन सारी अपॉर्चुनिटीज को कैश करने की। मुझे कभी कभी लगता है कि पाकिस्तान को लेकर भारत की जो कूटनीति जितनी सफल रही है, चीन को लेकर उतनी ही फेल रही है। और उसका कहीं ना कहीं कारण चीन के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में समझ का एकदम ठीक नहीं होना है। खासकर हमारे कहना चाहिए नीति नियंता है, उनको चीन को लेकर शायद इतनी बेहतर समझ नहीं है जितना कि खासकर वो वेस्टर्न फोर्सेस को लेकर उनके मन में एकदम क्लैरिटी रहती है। तो यह सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि हमें समझना चाहिए और इतिहास के झरोखे से देखने की बजाय जो वर्तमान है अगर उससे देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मनोज साहब जी, कोचर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कोचर साहब, एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है यहाँ पर अरविंद जी ने कि हमारी जो नीति है पाकिस्तान को लेकर वो उतनी ही सफल रही है और संभवतः चीन को लेकर जो हमारी रणनीति, कूटनीति और नीति रही है वो उतनी सफल नहीं रही है। अब आप चीन को देखिए, चीन क्या कर रहा है, हमारे देश के एनजीओज़ को भी दबाकर फंडिंग कर रहा है। हमारे जितने भी पावर प्लांट, जितनी भी बड़ी योजनाएं हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो या फिर तमाम जो भारत के अंतिम छोर पर बैठे हुए वो हिस्से हों जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें अंडमान निकोबार भी है,
उन प्रोजेक्ट में वो किस तरीके से दखल डालता है, भारत के ही लोगों को इन्वॉल्व करता है, उन चीज़ों को रोकने की कोशिश करता है। भारत की राजनीति में भी बहुत ज़्यादा दखल चीन का है। और अभी हाल के दिनों में कुछ ऐसे मीडिया संस्थान भी देखे गए जिनमें चाइना की सीधी फंडिंग थी, जिसमें बाद में ईडी ने कार्रवाई की और वह तमाम सारे की चीज़ें दी। जो चीन के तमाम सारे प्रोडक्ट भारत में आ रहे हैं उन पर भी, जिसमें फ़ोन और तमाम सारी कंपनियां हैं, उन पर जांच हुई तो पता चला कि बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई इस देश में उन कंपनियों के जरिए। उनका तरीका एक अलग है, उसकी कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन भारत उन तमाम इलाके और जगहों को चिन्हित कर रहा है। अंडमान निकोबार का जिक्र कर लीजिए, वहां से आप खड़े होते हैं तो 100 किलोमीटर मलक्का है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। चीन की नजर भी वहां पर है। भारत अब उस रणनीतिक क्षेत्र में अपने आप को मजबूत करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, व्यापारिक स्तर पर भी और डिफेंस के लेवल पर भी। तो वहां पर भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहा है। ये चीन आपके देश में घुसकर आपके अंदर, सीमाओं पर तो छोड़ दीजिए, कहां कहां काम कर रहा है, लेकिन क्या भारत भी चीन के अंदर घुसकर इन तमाम परिस्थितियों पर काम कर पा रहा है? देखिए मनोज जी, मैं सहमत नहीं हूँ इस स्टेटमेंट से कि चीन के अगेंस्ट हमारी पॉलिसी नाकाम रही है जी यू सी। आप कंपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए हम गलती करते हैं अपने फॉरेन पॉलिसी को अंडरस्टैंड करने में। आप दो देशों के अगेंस्ट कंपैरिजन नहीं लगा सकते। एक इतना शक्तिशाली देश है, इकोनॉमिक पावर है वर्ल्ड की, और एक पाकिस्तान कंगाल देश है। तो उसके अगेंस्ट तो आपकी रणनीति काम करेगी करेगी, बिकॉज आपका जो कोई वहां पे गिव एंड टेक तो है ही नहीं, बिकॉज इट्स अ वन वे ट्रैफिक देयर। अब इसको चाइना के अगेंस्ट आप वो वाली पॉलिसी जो आप पाकिस्तान से लगाते हैं, आप उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल टू कंपेयर विद चाइना, बिकॉज जब आपकी डिपेंडेंसीज बहुत होती हैं तो आप शेर की तरह नहीं दहाड़ सकते। आप नहीं बोल सकते कि मैं ये पानी बंद कर दूंगा इसको चाइना के साथ। आप वो स्ट्रैटेजी चाइना के साथ लगा ही नहीं सकते, बिकॉज आज आपकी डिपेंडेंसीज बहुत है चाइना के साथ। और आपका मैन्युफैक्चरिंग देख लीजिए, आपका इसको मैन्युफैक्चरिंग ओनली कंट्रीब्यूट्स 15% टू द जीडीपी। तो जब आपकी इतनी कमजोरी है मैन्युफैक्चरिंग में, देखिए आज हम इसको अमेरिका की बात करते हैं, और इस गौरी जी ने भी बहुत अच्छी बात करी है। देखिए इसको यूनाइटेड स्टेट्स को आपकी मजबूरी है आज, बिकॉज आप एक्चुअली चाहते तो नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपने आप को जोड़ना, पर आपके पास विकल्प क्या है मुझे बताइए। चाइना को काउंटर करने के लिए आप कहां जाएंगे, किसकी मदद लेंगे, जब आपके पास ना तो टेक्नोलॉजी है, ना तो आप जेट इंजन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। आप इसको बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपने इस एमका की बात करी, एमका और 20 साल तक नहीं आता है भारत, इतना टाइम लगेगा उसको। और आपका जो अपना इसको तेजास का प्रोजेक्ट है वो भी आपका डिलेड है, और वो भी आपकी डिपेंडेंसी है यूएसए के ऊपर, क्योंकि जब तक वो आपको जेट इंजन नहीं देगा आप करेंगे नहीं। हम इसको तिब्बत की भी जब बात करते हैं तो आप उस टाइम देखिए भारत बहुत कमजोर था चीन के सामने, जो इसको मजबूर था तिब्बत उसको देना ही पड़ा। आज भी अगर आपको इसको तिब्बत का इतना ही इसको दुख था तो आपने उसका जो इसको यूएन में ये इशू अपना रेस क्यों नहीं किया? चाइना के साथ क्यों नहीं रेस किया विवाद? बिकॉज आप जानते हैं कि वो एक नो गो है। आप अपनी एनर्जी एक ऐसी जगह नहीं लगाना चाहते जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, और इसीलिए आप चाइना को अनॉय भी नहीं करना चाहते। चाइना से आप अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं। आप इसको देख लीजिए 2020 के बाद आपका जो भी हमारा उसको गलवान हुआ और जो भी हमारा उसका एक्शन, उसके बाद भी हमने चाइना से दोस्ती कर ली ना, तो जो वो एक लॉजिकल है, बिकॉज हमको अपनी इकोनॉमी भी चलानी है। देखिए हमको अपने देश को आगे भी लेके जाना है, तो चाइना के बिना आज आपका ग्रोथ नहीं है, और इसीलिए आप कंपेयर नहीं कर सकते दोनों की फॉरेन पॉलिसीज। इसीलिए जब आप इस पाकिस्तान के बिना आपका गुजारा है, और आप इसको बोल सकते हैं पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, और आप एक डोमिनेंट पोजीशन अपना बना के रख सकते हैं, चाइना के साथ आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब हम ये एक पूरे जो पॉलिटिक्स में इसको 360 डिग्रीज अगर हम देखते हैं, तो हमारी जो
नीतियां हैं चाइना के साथ, वो बहुत प्रैग्मेटिक है, रियलिस्टिक है, बिकॉज हम अपने देश का भी हित देखना चाहते हैं। हम ऐसी दुश्मनी में नहीं पड़ना चाहते कि अगर अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आज आप चाइना से ट्रेड बंद कर दीजिए, इसको कहां जाएंगे? आपके पास जो आपके पास फार्मास्यूटिकल्स का रॉ मटेरियल आता है, आपकी पैरासिटामोल, जो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक ड्रग है जो भारत में मैन्युफैक्चर होती है, उसकी जो उसका रॉ मटेरियल कहां से आता है? तो इसको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको अरे फॉरन में भी दीपावली बताऊंगा। पर जो लक्ष्मी और गणेश जी हैं वो भी चाइना से ही बन के आ रहे हैं साहब। हाँ, तो आप देख लीजिए। तो ये आई मीन, इसको लेट्स बी रियलिस्टिक इन द असेसमेंट। हम ऐसे इस बोल नहीं सकते, थी बड़ी स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि फॉरेन पॉलिसी हमारी बेकार हो गई, बिकॉज हम जो फॉरेन पॉलिसी के भी अंग होते हैं बहुत सारे उसमें। और एक लास्ट पॉइंट मेरा ये, अब जब ये बोल रहे थे कि अरविंद जी बोल रहे थे एग्री नहीं है कि इसको नटवर सिंह एक्सेट्रा, देखिए चाइना की पॉलिसी है सलामी स्लाइसिंग, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में आपको लेगा। और इसीलिए अभी जो आपको मैंने एक सीक्वेंस आपको बताया, दैट इज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एंड यू कांट काउंटर दैट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। और वो छोटे छोटे एक्सकर्जन करता है जिससे कि आपको ज्यादा तकलीफ ना हो और आप एक लड़ाई की सिचुएशन में ना आए। और इसीलिए उसने आपका चूमर किया, आपका इसको देपसांग में आ गया, आपका डेमचौक में आ गया, सलामी स्लाइसिंग की है उसने। और वो कभी नहीं चाहेगा भारत के साथ एक फुल वॉर करना। आज भी अगर आप यहाँ अरुणाचल में देखें, वहां पर भी वो सलामी स्लाइसिंग ही कर रहा है। तो वो उसकी स्ट्रैटेजी रही है शुरू से, वो उसकी रणनीति रही है। बिल्कुल सही आपने कहा है। और सबसे बड़ी बात है, आज सुबह में कहीं पढ़ रहा था कि भारत के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं टनल के और ट्रेन्स के, उसमें जो इक्विपमेंट आते हैं वो चाइना से आते हैं और वहाँ पर इक्विपमेंट सप्लाई रोक दी गई है, बहुत धीमी कर दी गई है, जिससे आपके वो प्रोजेक्ट ना बढ़ पाएँ। लक्ष्मी गणेश का मैंने जिक्र किया, बच्चों के खिलौने आप कल्पना ही नहीं कर सकते, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। भारत के कई ऐसे संवेदनशील ऑफिसेज हैं, जगहें हैं, यहाँ तक कि हमारे देश के कई राज्यों की विधानसभा, देश के संवेदनशील इलाके, हमने भरमार के तौर पर चाइना के सीसीटीवी तो पेल दिए उसमें। अभी कुछ दिनों पहले आपने सर्कुलर देखा होगा, आप कहा कि नहीं साहब इनको तत्काल रोका जाए और फेज वाइज इनको हटाया जाए। अरे तब तक तो पूरी कहानी चली गई। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, आत्मनिर्भर भारत के तौर पर यहाँ भारत में एक कंपनी बना ली स्वदेशी के तहत, और कंपनी बनाकर कुछ ऊपर की प्लास्टिक की चीज़ें बना ली आपने, लेकिन जो उसका एक्चुअल जो कंपोनेंट है, अंदर का माल है, वो चाइना से ही आ रहा है, वो आप लगाए जा रहे हो। तो पुलिस मुख्यालय ने भी खरीद लिया, सरकारों ने भी खरीद लिया, तमाम सारे संवेदनशील इलाकों ने खरीद लिया, सीसीटीवी लगे रहे हैं, फुटेज सब चाइना जा रहे हैं। तो आपने सही कहा कि आप कहाँ कहाँ पर नज़र रखोगे, ये बड़ी एक चुनौती की बात है। और गौरी शंकर जी, मुझे लगता है कि शायद बहुत सारी ऐसी चाइना की कंपनी हैं जो चाइना से छोड़कर भारत आना चाहती हैं, भारत में अपना व्यापार करना चाहती हैं, और भारत वो सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक व्यापारिक का युद्ध भी है, वॉर भी है। चाइना चाहता है कि भाई इस पूरे इलाके में, एशिया के इलाके में मैं ही चौधरी रहूं, लेकिन भारत अब धीरे चौधरी बन रहा है। तो जैसे गांव में होता है ना, पंचायतों में और इस तरह में, मुझे लगता है कि चाइना उस तौर पर भी भारत को अपना कंपटीटर देख रहा है। उसे लग रहा है कि भारत आगे बढ़ रहा है, और ये ऐसी स्थिति में उसे कहाँ मैं रोक सकता हूँ, कहाँ डेंट सकता हूँ, छोटे छोटे तरीके पर उस नीति पर वो चल रहा है। बिल्कुल मनोज जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चाइना जो है भारत को एक कॉम्पिटिटर मान के चल रहा है। अगर फ्यूचर में कोई भी देश अगर चाइना को चैलेंज देगा तो वो भारत ही होगा। आप इतिहास में देखें, हम 2000 साल तक एक दूसरे के कॉम्पिटिटर रहे हैं इन ए वे, और वही सिचुएशन आगे आने वाली है। क्योंकि जैसे जैसे ईस्टर्न डोमिनेंस बढ़ रहा है वर्ल्ड की इकोनॉमी में, तो भारत का जो दर्जा बढ़ा है उससे देख के चीन थोड़ा घबराता है, इसमें सच्चाई है। लेकिन जो कोचर साहब ने कहा कि हमें भी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, पहले हमें अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमारा जो इनोवेटिव पावर है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और हमारी जो अलायंसेज हैं नेबरहुड में और ग्लोबली, उनको थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारा जो इंटरनल सिचुएशन है, आप देखते हैं कि वहां तो पूरी की पूरी कम्युनिस्ट
सिस्टम है, वहां पे न कोई प्रेस है, न कोई मीडिया है, न कोई जजेज हैं, न कोई कोर्ट्स हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे तो एक छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बवाल बना देते हैं। एक छोटा सा आंदोलन है, वो किसी से किसी जगह पे चला जाता है। और यहाँ पर एनजीओज हैं जो फॉरेन फंडिंग लेते हैं, चाहे वो चीन से ले हो, चाहे अमेरिका से लो, चाहे यूरोप से लो, तो उनका सबका जो अस्तित्व है उसको हम नकार नहीं सकते। वो हमारे कंस्ट्रेंट हैं डेमोक्रेसी में। उन कंस्ट्रेंट को देख के ही हमें अपने आप को आगे बढ़ना पड़ेगा। जी। और मैं कहता हूं कि हम पिछले 10-15 साल में काफी आगे बढ़े हैं। मैंने पूरी जिंदगी अपने देश को देखा है। जो डेवलपमेंट पिछले 15 साल में भारत में हुआ है, मैंने ऐसा डेवलपमेंट पहले नहीं देखा। चाहे वो रोड्स के देखो, चाहे आप ट्रेन्स के देखो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखो, पोर्ट्स पे देखो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में देखो, चाहे आत्मनिर्भरता में देखो, एक्सपोर्ट्स में, डिफेंस उसमें, ये जो डेवलपमेंट्स हैं इसको हमें आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा अगले 15-20 साल तक। तब जाके हम चाइना से कंपटीशन के कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि चाइना हमारे से बहुत आगे है, अभी करीब जी। 4 गुना उनकी जीडीपी हमारे से, और उनकी जो इनोवेशन पावर है बहुत ज्यादा है। उनकी वर्ल्ड स्टेज पे भी काफी बोलबाला है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग पावर है। तो हमें धीरे धीरे इन कंस्ट्रेंट को समझ के चाइना से कोई झगड़ा लेना नहीं है, आगे बढ़ना है। चाइना भी झगड़ा लेना नहीं चाहेगा। उसको पता है कि रसिया जो है एक छोटे से देश, यूक्रेन को नहीं कंट्रोल कर पाया। अमेरिका जो है वो ईरान को नहीं कंट्रोल कर पाया। जी। और वो अगर इंडिया पे हमला करेगा तो उसकी भी हालत वैसी ही होने वाली है, उसको पता है। जी। इसलिए वो उलझेगा नहीं इसमें। वो दूर से अपनी पावर दिखाकर, और वो स्लाइसिंग वाली जो टेक्नोलॉजी है और जो उसकी मंशा है उसको अडॉप्ट करता रहेगा। लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल आपने हम सही काफी कहा, सतर्क सतर्क हैं रहने अभी, की ज़रूरत है और और मुझे हमारा लगता जो है है वो विश्वास बढ़ रहा है जी आगे। यही बेहतर तरीका होता है। अरविंद जी, क्या हम भरोसा कर लें? वैसे तो भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन क्या भरोसा कर लें तब जबकि लगातार पाकिस्तान चाइना को उकसा रहा है, बांग्लादेश को उकसा रहा है? भरोसा तो मनोज साहब किसी पे भी नहीं करना चाहिए। भरोसा अगर करें तो खुद की ताकत पे करना चाहिए। यह मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यह एक सत्यता है। पर कुछ चीजें यहाँ कहना चाहता हूँ। एक तो डेमोक्रेसी की ब्यूटी है आंदोलन, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में जो लूप होल्स हैं, भाई भतीजावाद हैं, एजुकेशन सिस्टम ही क्यों, तमाम जगहों पे क्या उनमें सुधार की जरूरत नहीं है? क्या युवा नहीं चाहता है, जब ये युवा है, कि उसके हर एक हाथ को रोजगार मिले? जब ये बूढ़े हो जाएंगे तब आप रोजगार देने की स्थिति में होंगे, और फिर वो कंट्रीब्यूट क्या करेंगे खासकर इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने में? तो ये तो एक अलग मसला हो गया। पर अगर हम लौटें तो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, क्योंकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट और इस समय भारत चीन के संबंधों में कोई खास प्रगति देखने को मिली नहीं, इसलिए उस पर टिप्पणी करना तो कोई कारण नहीं है। पर अगर पुरानी सरकारों की बात करें तो उसमें कुछ चीजें जो हमें मार्के की लगती है वो ये है कि माओ जेडोंग ने मरने से पहले ये कहा था कि इंदिरा से बोलना कि पुराने इतिहास को भूल लें। और ये रेफरेंस मैं ये देता हूँ क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब जगत मेहता साहब जब फॉरेन सेक्रेटरी थे तब ये मैसेज कम्युनिकेट हुआ था। तो एक तो हमें ये समझना चाहिए। पर उसके बाद की जो चीनी सरकार है उनमें भी एशियन ब्रदरहुड को लेकर काफी मजबूत फीलिंग है। जी। जी। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जी। जब हम ये बात करते हैं कि अमेरिका हमारा सबसे अच्छा मित्र है और वो हमें चीन से बचाएगा। और बिल्कुल गुप्ता साहब ने ठीक कहा है, न भारत पाकिस्तान से लड़ना चाहता है, न चीन भारत से लड़ना चाहेगा। और चीन और भारत दोनों का ही प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। आज भारत की चीन पे इतनी ज्यादा डिपेंडेबिलिटी है कि वो नहीं चीन से लड़ना चाहेगा। या बिल्कुल आपने सही कहा। और लड़ने का मतलब ये है कि आपके विकास की रफ्तार रुक जाती है, आपकी इकोनॉमी रुक जाती है, बहुत सारी चीज़ें, और आप इतने पीछे चले जाते हैं कि शायद वहाँ से भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है या बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो मुझे लगता है कोई नहीं चाहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया चाहता हूँ आप सभी का। आप सब मेरे कार्यक्रम में जुड़े, समय का अभाव है, माफ़ी भी चाहता हूँ अरविंद जी कि आपको बीच में रोकना पड़ा। फिलहाल खबरों के सफ़र में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।